हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैक बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या है ये, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड एंड लुईस बेस इंटरेक्शन है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन। इसकी वजह से क्या आता है, अभी पार्शियल पाई करैक्टर आ जाता है। आपके मॉलिक्यूल में। दूसरी बात एग्जांपल से डिस्कस कर शुरू कर रहा हूं भाई। जैसे मान लो कि आपका BF3 है, ठीक है, कैसे बना होगा, बोरोन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहां पर कैसे लिखोगे, यह ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब होगा क्या, अभी आपको पता है बोरोन है वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो क्या करना था, इसको 1 बॉन्ड ही बनाना था। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये तीनों मिलकर, एक S और 2 P मिलकर क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक N हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है। तो देखो 3 इन्होंने बॉन्ड बना लिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, यानी जो जियोमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर होगी। दूसरा, आप इसको देख पा रहे होगे कि इसके पास, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कौन से होते हैं भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अब होगा क्या, भी आपका जो फ्लोरीन है या फ्लोराइड कहेंगे इसे, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। किसके साथ, बोरोन के साथ। बोरोन के पास क्या है, मैं ऐसे बना दूं क्या, बोरोन का p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, और मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे बना देता हूं, और आपका ये इलेक्ट्रॉन साइड में लिख देता हूं। और आपका जो F है यानी फ्लोरीन है, उसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, यानी इसका फील्ड ऑर्बिटल इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, जिससे यहां पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे लिखूंगा मैं, बोरोन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी इधर वाले फ्लोरीन है यानी फ्लोराइड है, उनके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पहले ही सिखा चुका हूं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी इसके साथ पाई बॉन्ड बना ले, है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। इसकी मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगा, क्या मैं ऐसे स्ट्रक्चर लिख सकता हूं इसकी, मतलब इसमें क्या आया, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के द्वारा अपने लोन पेयर दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेने के प्रोसेस को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। समझ आ गया होगा। हमने कहा था इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक होता है इंटरमोलिकुलर। एक इंटरमोलिकुलर का भी एग्जांपल दे देता हूं, इंटर मोलिकुलर एसिड लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि आपका BF3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अमोनिया है, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो यह अगर इसको डोनेट कर दे, यानी इस तरह से अनइक्वल शेयरिंग हो, अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप करेंगे, मतलब दिया एक ने, शेयर दोनों ने किया, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसे हम बैक बॉन्डिंग नहीं कह सकते। 2 मॉलिक्यूल अलग अलग है ना, इसे हम इंटरमोलिकुलर कहेंगे। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर और बैक बॉन्डिंग। इसके लिए कंडीशन यह है भी, पहले सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, पहले एक सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है।
तो कंडीशन लिखो, पहले इतना नोट कर लो भी। बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन यह है कि एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। और दूसरा क्या होना चाहिए? डोनेटिंग एटम है शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर, ठीक है। अब इसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए, तभी तो ये इसको इसके साथ क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है ना। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो ये रिसीव करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे? लुईस एसिड कहेंगे ना। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। तो यह लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और यह लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। इसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी यह लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, यानी अपना लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और तीसरा, इनके बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब देखो कौन सी इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव होगी और कौन सी अनइफेक्टिव होगी। पहले लिख रहा हूं मैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अगर 2p पाई बॉन्ड बन रहा है, समझ आ गया होगा आपको। जैसे यहां पर फ्लोरीन है, जो फ्लोराइड है, उसके पास लोन पेयर कहां है? अभी 2p ऑर्बिटल में है ना। इसके 2p के ऑर्बिटल है, और यहां इसने कहां लिया? अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई थी, इसका 2p ऑर्बिटल था, वैकेंट था। यानी इसके 2p ने इसके 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, जिससे क्या बना है? आपका पाई बॉन्ड बना है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? 2p पाई इंटरेक्शन या बॉन्डिंग कहेंगे। पाई क्यों लिखा? क्योंकि इससे पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ आ गया? अब हमेशा ध्यान रखना भी, जो देता है डोनर एटम में जिस भी ऑर्बिटल में, मतलब इसने 2p से दिया तो मैं पहले 2p लिखूंगा। अगर यहां पर जैसे अगर क्लोराइड होता तो क्लोराइड में लोन पेयर कहां होता? 3p में होता, तो वो 3p से डोनेट करता, तो मैं पहले 3p लिखता, ठीक है। जो डोनर एटम है उसके ऑर्बिटल को आपको पहले लिखना है, जो डोनर ऑर्बिटल होगा, और जो रिसीवर ऑर्बिटल होगा उसको आपको बाद में लिखना है। क्लियर है? मतलब इसने दिया है और इसने लिया है, इसने दिया इसने लिया। अब इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब 2p सेम साइज है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। अगर इस तरह से होता है कि आपका 3p, या फिर ऐसे लिख देता हूं 2p पाई 3d पाई, यह भी इफेक्टिव होगी। 2p पाई 3p पाई इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। इफेक्टिव क्यों हो रही है? अगर आपको ये इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ओवरलैपिंग मैंने करवाया है, एक लेक्चर है, तो उसको डिटेल में पढ़ो आप। अब अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग कहां होगी, या फिर इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है, ओवरलैपिंग क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। आपको पता है एक पाई बॉन्ड तो वैसे ही वीक होता है, साइज बढ़ेगा तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। यानी अगर मैं चाहूं कि 3p पाई ओवरलैपिंग करवा दूं तो पॉसिबल नहीं होगा, इनइफेक्टिव होगी। अगर मैं करवा दूं 3p पाई 3d पाई इनइफेक्टिव होगी। अगर मैं करवाना चाहूं 2p पाई 4d पाई इनइफेक्टिव होगी। बट एक केस ऐसा भी है, एक्सेप्शनल केस है, जहां पर यह इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, यह इफेक्टिवली हो रही है। वो केस कौन सा है अभी? वो केस मैं यहां डिस्कस कर देता हूं भाई। जैसे नाइट्रोजन है, इसके साथ मैंने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एग्जाम्पल होगा आपका NGeH3। पहली बात, क्या यहां पर ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भी? क्योंकि यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, बट आपको पता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। यानी इसने s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल सारे यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए। अब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। और अब देखो कंडीशन लिखी थी ना, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये देखो यहां पर जो Ge यानी जो आपका ये जर्मेनियम है, इसके पास 4d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, और इसके पास नाइट्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल के अंदर
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यानी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये जो ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, 2p और 4d के बीच में होगी। बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2p पाई और 4d पाई ओवरलैपिंग हो रही है और ये इफेक्टिवली हो रही है। एक केस है भी जिसमें इफेक्टिवली हो रही है, यानी आप एक्सेप्शन डाल के यह लिख लेना। और आपको पता है जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सभी में क्या होगी, एन इफेक्टिव होगी। इस तरह की ओवरलैपिंग दिख जाए इफेक्टिव होगी, इस तरह की दिख जाए एन इफेक्टिव होगी। क्लियर है। दूसरा, जो नॉर्मली या जनरली सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो गुड डोनर होते हैं। ठीक है, यानी वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, जिनके पास लोन पेयर होगा, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन पे माइनस साइन होगा यानी एनाइन होगा, तो ये दे सकता है ना। अब देखो, सेकंड पीरियड के अलावा कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी है जो डोनर का काम कर सकते हैं। वो कौन सा होगा, क्लोराइड, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, और जो गुड रिसीवर होंगे वो कौन से होंगे, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के। ठीक है, लिख लेना। कहां लिखोगे, मतलब रिसीवर की मैं बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, लुईस एसिड की तरह जो व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सेकंड एंड थर्ड पीरियड के अच्छे होंगे। फोर्थ पीरियड का तो यही एग्जांपल लिया है मैंने, जर्मेनियम वाला। इसके अलावा ये आपका इफेक्टिवली मतलब बैकबॉन्डिंग दिखा रहा है, बाकी में इफेक्टिव बैकबॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार और ध्यान रखना भी कि जब भी यहां पर क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से रेजोनेंस होगी ना। मैं ऐसे बना रहा हूं स्ट्रक्चर, इसकी बनाई थी अभी मैंने, तो यहां क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ठीक है, तो यही तो लिखा है मैंने, पार्शियल पाई करेक्टर शो करते हैं ये। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो आपको पता है अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इस बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कह सकते हैं ना हम। दूसरा, बॉन्ड एंगल है वो कुछ केस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज किसी में भी नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कुछ केस में इंक्रीज हो जाता है, कुछ केस में क्या होता है, जितना पहले था उतना ही रिटेन रहेगा। तो पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना भी, अगर जो रिसीवर एटम है, इफ रिसीवर एटम कंटेन लोन पेयर देन एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज। क्यों भाई, क्योंकि अगर लोन पेयर उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। ये कौन सी इंटरेक्शन थी, लुईस एसिड बेस। तो यानी जो रिसीवर है वो लुईस एसिड का काम कर रहा है और उसके पास पहले से ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो आसानी से रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा और ध्यान रखना, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की लेने की क्या होगी, इच्छा ही नहीं है उसकी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि आपका एक ये मॉलिक्यूल है, इसे हम क्या लिखते हैं, Cl2O, और दूसरा है आपका ये वाला। अगर आप इनमें एंगल कंपेयर करोगे तो इसका होता है 144 और इसका होता है 110.8 डिग्री। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों में सेम है ना, बट यहां पर बहुत ज्यादा एंगल है और यहां पर क्या एंगल कम है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यह है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं ना, तो ये अगर लोन पेयर इधर देगा तो बैक बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, इसका 2p ऑर्बिटल है वो इसके सिलिकॉन के कौन सा वैकेंट होगा भाई, 3d ऑर्बिटल वैकेंट होगा। इसका 2p ऑर्बिटल सिलिकॉन के 3d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी 2p पाई 3d पाई p पाई ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, यहां भी देखो भाई, इसका 2p इसके भी तो 3d के साथ ओवरलैप करेगा, यानी ओवरलैपिंग क्या है, दोनों की सेम है। बट यहां पर क्या होता है कि आपका जो एटम है यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रहा है उसके पास क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट है
तो जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और दूसरा आप देख पा रहे हो कि इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां कम बैक बॉन्डिंग होगी और यहां क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी। क्लियर है? तो इस कारण से एंगल क्या होता है, यहां ज्यादा होता है और यहां एंगल क्या होगा, कम होगा। यह ध्यान रखनी है आपको। अब दूसरा देखो, साइज भी हम चेक करते हैं। अभी इनमें इतना एंगल ज्यादा होने का कारण यह भी है कि साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, जिससे स्टेरिक रिपल्सन होगी, जिसके कारण से बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। यह बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे कंपेयर करवा ले कि आपको इस तरह से दे दे कि सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोराइड है, तो इनमें ये क्या है, एज ए लुईस एसिड काम करे, यानी रिसीवर एटम का काम करे, तो इनमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी किस्में होगी। तो आप लोन पेयर चेक करो, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और इसके ऊपर कितने होते हैं अभी, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इधर की तरफ जा रहे हो, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया है, नोट करो। अब बात करने जा रहे हैं हम बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस की। तो पहले बात करते हैं एसिड स्ट्रेंथ की। देखो भाई, अगर मुझे बोरॉन के ट्राई हेलाइड दे दे और मुझसे इनकी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए कहे, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? ठीक है, कौन सी एसिड स्ट्रेंथ होगी भाई इसके केस में, क्योंकि ये इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो लोन पेयर रिसीव करके ये क्या करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। तो अगर लोन पेयर ले रहे हैं तो मतलब लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। ठीक है, लिख लेना, लुईस एसिड कौन से होते हैं, विच एक्सेप्ट लोन पेयर या विच रिसीव लोन पेयर। लुईस बेस कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल लिख लेना, मॉलिक्यूल विच डोनेट लोन पेयर। ठीक है, अब लुईस एसिड की तरह कौन आसानी से काम करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब इनमें चेक करो डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसमें है। अब मैंने आपको शुरू में एग्जांपल करवाया था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यानी यहां पर क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। और बैक बॉन्डिंग के कारण क्या था, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया था, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दिया तो मतलब क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड आ गया। यहां अगर डबल बॉन्ड आया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो गई, है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, हम ये नहीं कह सकते कि इसका ऑक्टेट कंप्लीटली मतलब कंप्लीट हो गया है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यह देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे माइनस आ जाएगा। ये पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके, बट इसने क्या है, एक बार दे दिए हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कुछ कम कर दी है। ठीक है, ये वही बात है, किसी बंदे को भूख लगी है तो इसको हमने क्या किया, 1 या 2 बिस्किट दे दिए, तो उसकी भूख थोड़ी कम हो गई ना। हमने ये तो नहीं कहा भी उसके हमने 2 बिस्किट दिए उसकी भूख है वो कंप्लीटली खत्म हो गई। कंप्लीटली खत्म कब होगी, जब वो पूरा खाना खाएगा। ठीक है, जब यह बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा इसका ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा, बट इसने एक तरह से इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर दिया है। यह बात ध्यान रखनी है आपको। अब दूसरा देखो कि यहां पर कौन सी इंटरेक्शन हुई है अभी, 2p पाई, मैं ये पहले समझा चुका हूं, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा मैं। अब इधर आ जाओ, यहां पर भी लोन पेयर है, ये इधर देगा, तो ये कौन सा है, 3p है, इसका कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, 2p है, यानी कौन सी इंटरेक्शन होगी, 3p पाई 2p पाई। इधर कौन सी इंटरेक्शन होगी, ब्रोमीन का यानी ब्रोमाइड का 4p में ऑर्बिटल है ना, इलेक्ट्रॉन सॉरी जो ब्रोमाइड है उसमें जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है, 4p में। जो डोनर ऑर्बिटल है उसको हम पहले लिखेंगे और जो रिसीव कर रहा है उसको बाद में लिखेंगे, यानी 4p पाई से इसके 2p में इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इधर क्या होगा भाई, 5p से बोरॉन के 2p में दिए हैं, तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई, 5p पाई 2p पाई। अब इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन सी है अभी, ये वाली। अगर डोनर और रिसीवर ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल है तो उनमें क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। साइज में जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो जो ओवरलैपिंग है वो क्या होती जाएगी, इनइफेक्टिव होती जाएगी।
क्लियर है? तो मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो डेफिशिएंसी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां क्या है? सबसे कम है। बट यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा रहेगी, क्योंकि यह एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यानी वेरी लेस अमाउंट में होगी यह बैक बॉन्डिंग है वो। ठीक है, तो जो लुईस एसिड का जो ऑर्डर होगा या स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? सबसे अच्छा Bi3 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मैक्सिमम है। फिर BBr3 होगा, फिर BCl3 होगा, और यह सबसे वीक लुईस एसिड होगा, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो गई है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको? वैसे देख के ये लग रहा था भी ये सबसे अच्छा होना चाहिए, बट रियल में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल और करते हैं। अब आपसे कंपेयर करवा ले कि आपको दे दिए CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। ठीक है, और इसमें ये क्या करते हैं? H प्लस दे दे। इसने क्या किया? H प्लस दे दिया। क्या बन गया? ये CF3 माइनस। इसने भी H प्लस दे दिया। ये क्या बन गया? CCl3 माइनस। इसने भी H प्लस दे दिया। क्या बन गया? CBr3 माइनस। और इसने भी दे दिया। ये क्या बन गया? CH3 माइनस। H प्लस दिया मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहे हैं। एसिड वही होता है ना जो हाइड्रोजन आयन दे दे, बट ये कौन से एसिड होंगे? आरएनएस, है ना? आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या था? जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं, सॉरी देते हैं। ठीक है, तो अब इनमें आपको एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है सबकी, और सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? जिसका जो कंजुगेट बेस है, इन्हें कंजुगेट बेस कहेंगे ना, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, या आप सिंपल याद रख लो कि ये हाइड्रोजन आयन देने के बाद में जो भी आपका आयनिक फॉर्म बची है, एनायन बचा है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका, वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। यानी ये स्टेबल है तो ये आसानी से हाइड्रोजन देके स्टेबल होना चाहेगा। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करो भी, सबसे ज्यादा किसकी है? अब इनको देख के हमें ये लग रहा है कि जैसे अगर मैं पहले इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं कि CF3 है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, यहां फ्लोराइड, यहां फ्लोराइड, यहां फ्लोराइड है। CCl3 है, लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl है। ठीक है, अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो फ्लोराइड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पर क्या है? यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह इस नेगेटिव चार्ज को इसके कंपेयर में कम डिक्रीज कर पा रहा है, मतलब यह स्टेबल होना चाहिए था ज्यादा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है? यह जो एनायन बना है मोर स्टेबल है। वाई? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास जो 3d ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है अपना जो लोन पेयर है वो इसको दे देगा, जिससे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या यहां बैक बॉन्डिंग होगी? यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों भाई? न तो कार्बन के पास और न ही फ्लोराइड के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है, और इसके साथ भी हो सकती है बैक बॉन्डिंग। यानी हम रेजोनेंस में स्ट्रक्चर बना देंगे ना, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा और 2 से कम रहेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कार्बन के ऊपर वो डिक्रीज हो गई, और ये क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू दिस। समझ आ गया? तो अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो ये वाला जो कंपाउंड है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दिस। अब आगे वाले चेक करो भी, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों? यहां पर जो बैक बॉन्डिंग हुई थी वो कौन सी हुई थी? 2p पाई 3d p पाई। कौन सी? 2p पाई 3d पाई, और मैंने ये इफेक्टिव में लिखाई थी। अगर यहां पर होगी तो कहां होगी? 2p कार्बन का, और इसका कौन सा होगा? 4d। ठीक है, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। 2p 5d के बीच में क्या होगी? इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो अब अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देता हूं। सबसे अच्छा मैं नंबरिंग दे देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा आपका सेकंड वाला,
उसके बाद में फर्स्ट वाला होगा, उसके बाद में थर्ड वाला होगा और उसके बाद में फोर्थ वाला होगा। अब ये ज़्यादा एसिडिक क्यों हुआ अभी इससे? क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं रही। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर कम हो जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद में ये, फिर ये और फिर ये होगा। नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट है आपसे लुईस बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करवा ले। जैसे आपको दे दिया ट्राई मिथाइल एमाइन एंड ट्राई सिलाइल एमाइन, और इनमें से पूछ ले कौन सा अच्छा लुईस बेस होगा। लुईस बेस तो जानते हो ना, जो लोन पेयर दे सकता है, आसानी से दे दे। अब इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, बट अच्छा लुईस बेस ये वाला है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। ठीक है, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसके जो लोन पेयर है एक तरह से हम ये कहेंगे ना, लोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर ही है, तो ये आसानी से दे सकता है। ठीक है, यानी ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। बट इधर आ जाओ, ये क्या करेगा? अब देखो, इसमें जो सिलिकॉन है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और चौथा नाइट्रोजन के साथ। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। मतलब इसने अपना s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल यूज कर लिए हैं। बचा कौन सा? 3d बचा इसका, है ना। थर्ड पीरियड का है तो 3d है, फोर्थ पीरियड का होता तो 4d होता, और फिफ्थ का होता तो 5d होता। इस तरह से चेक कर सकते हो भाई। अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही sp3 है, मतलब उसने पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो d ऑर्बिटल ही यूज करेगा। तो अब वो देख लो कौन से मतलब पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है तो 3d यूज करेगा। तो अब इसका 3d वैकेंट है और इसका 2p में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहां से कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? 2p पाई 3d पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये हमें पता है इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो मतलब इसका लोन पेयर है वो तो यहां यूज हो गया बैक बॉन्डिंग में। ठीक है, डीलोकलाइज हो गया, तो इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो मतलब इसका लुईस बेसिक जो नेचर है वो भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखना, इस बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होती है, जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। यहां पे sp3 है, बट इसकी क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। ठीक है, ये बात और ध्यान रखना भी, अगर सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग करवा रहा है, यानी सेंट्रल एटम अपना लोन पेयर देकर बैक बॉन्डिंग करवा रहा है, और वो बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, यानी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। और अगर यह वीक बैक बॉन्डिंग होती, यानी जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं होती, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। दो बात याद रखनी है, अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रही है तो सेंट्रल एटम अगर डोनर एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, अगर वीक बैक बॉन्डिंग हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। तो इसकी शेप कौन सी रहेगी? इसकी शेप पिरामिडल रहेगी, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, बट इसकी शेप है वो अब लोन पेयर इधर आ गया, तो कौन सी हो जाएगी? इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp2। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लो भी, अगर इस तरह का होता OCH3 2 OSiH3 2, इनमें आपसे पूछ ले कि लुईस बेस अच्छा कौन सा है, तो यहां देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बट कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास अभी बताया मैंने 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो यह क्या होगा? लेस बेसिक होगा। इसके लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से दे देगा, तो ये अच्छा बेस होगा। नोट करो। थर्ड है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में कैसे देखोगे भी, जैसे आपका NCl3 है, NH3 है और NF3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा और इसका मिनिमम होगा। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, साइड एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या साइज से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर वैसे आंसर आ जाता है इसका, सिंपल है कि 3 क्लोराइड है, बड़ा साइज है, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो गई। क्या हो गई? स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगी, जिससे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है इसका। और उसके बाद में क्या है कि NH3 आएगा, अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, और उसके बाद में NF3 होगा। NF3 सबसे कम क्यों होगा भाई? मैंने बताया था फ्लोरीन के केस में, लास्ट लेक्चर जो मैंने करवाया था उसमें बॉन्ड एंगल करवाया था, तो वो चेक करना आप कि उसमें मैंने क्या बताया है कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी साइड एटम में सिर्फ फ्लोरीन की कंसीडर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा।
इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इनमें रिपल्सन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है ना। इसे हम क्या कहेंगे, इसमें फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोराइड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, इन जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगी, रिपल्सन कम होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर इसका सबसे कम है, फिर उसके बाद में ये, और इसमें क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरा हम बैक बॉन्डिंग से भी इसको समझा सकते हैं अभी, क्योंकि यहां पर आपके नाइट्रोजन के 2p में लोन पेयर प्रेजेंट है और इसका कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है। अभी आपको पता है इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर है, एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब 4 ऑर्बिटल तो इसने यूज कर लिए, एक s यूज कर लिया, 3p यूज कर लिए, बचा क्या 3d। तो 3d, तो इसमें क्या होगा 2p पाई 3d पाई ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यानी यहां बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यह लोन पेयर है वो यहां बॉन्डिंग में यूज हो गया। तो यहां पर क्या थी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थी, लोन पेयर तो बॉन्डिंग में यूज हो गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो बॉन्ड क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। समझ आ गया होगा, वरना वो रिपेल कर रहा था तो बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गए थे। तो नोट करो, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सेम ही, हाँ इसमें लिख लेना, इन दोनों में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, नो बैक बॉन्डिंग। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहां तो किसके साथ होगी, और यहां पर भी नाइट्रोजन और फ्लोराइड दोनों के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, क्लोराइड के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल थे, इनके पास जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो बैक बॉन्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। OCl2 हो, H2O हो और OF2 हो, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी ये आएगा, सेम ही है, सेम रीजन दोगे। यहां क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी भी, 2p पाई 3d पाई, और इन दोनों में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो इसका कम क्यों हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। इसका ज्यादा, एक तो क्या दे दोगे, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से दे सकते हो, और दूसरा रीजन क्या दे सकते हो आप, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब एक क्वेश्चन और करें क्या, जैसे आपका हो OCH3 और OSiH3 इनमें बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा भी, इसका होगा, क्योंकि यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है, किस किस के बीच में हो रही है, 2p तो आपका ऑक्सीजन है, और इसका कौन सा होगा 3d, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इस तरह की बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहां क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर क्या साइज बड़ा है, स्टेरिक रिपल्सन भी होगी, और स्टेरिक रिपल्सन होगी जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ इनका साइज क्या है, छोटा है, तो एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो दोनों रीजन से समझा सकते हो, स्टेरिक रिपल्सन से भी और बैक बॉन्डिंग से भी। ठीक है, नोट करो। हाँ जी, फोर्थ फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। अब आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि पार्शियल पाई करेक्टर आ रहा है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। दूसरा और लेते हैं बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट, कि जैसे आपका एक है BF3 और एक है BF4 माइनस, दोनों में आपसे BF बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा ले तो ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, तो देखो पहले बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्या होती है, अभी अंदर वाला नहीं ले रहा मैं, 2s2 2p1 होती है, अंदर वाले बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये कौन सी थी आपकी, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब देखो 3 बॉन्ड तो बना लिए इसने, 3 सिग्मा बना लिए। अब चौथा इसके पास ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इस केस में तो यहां क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बट यहां पर क्या है, ये ऐसे ही बना ना, BF3 है और एक फ्लोराइड ने अपना लोन पेयर इसको दिया है, तो मतलब वो लोन पेयर दे देगा, तो एक तरह से वो क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो मतलब चौथा ऑर्बिटल जो इसके पास वैकेंट था वो यूज हो गया। अब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां से क्या हो सके, बैक बॉन्डिंग हो सके। मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ आ गया, स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने पहले भी इसकी। तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बट यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड आपको पता है डबल बॉन्ड से क्या होगी, लेंथ ज्यादा होगी ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे BO3 है, बोरिक एसिड है, और एक है BOH4। ठीक है, ये कौन सा था, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H3BO3।
तो बोरिक एसिड है। और इसमें क्या हुआ, एक इस तरह से लिख सकते हैं इसको BOH3 और एक OH था, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो अब की बार यहाँ OH आ जाएगा। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि जो एक वैकेंट था उसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी, बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच की। तो बोरॉन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इससे नोट करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डाई रेडिकल। ठीक है, डाई रेडिकल आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे कार्बिन का एग्जांपल ले लूं मैं। अगर इनकी मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करवा ले कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर सकते हैं ना हम। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6, ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे स्टेबल होने के लिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं, कार्बन है, 2 क्लोराइड लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक लोन पेयर है। देखो भी बैक बॉन्डिंग से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके जो फ्लोराइड के पास 3 लोन पेयर होते हैं और कार्बन के पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भी, क्या होती है 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p2। अंदर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, इग्नोर करो। 2s2 है, 2p2 है। ठीक है, तो देखो यह एज ए लोन पेयर प्रेजेंट है और इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो एक p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में यह लोन पेयर रिसीव कर सकता है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इधर दे दे, यानी इसके पास 2p में इलेक्ट्रॉन है और यह 2p में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बॉन्डिंग कौन सी होगी, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो 2p पाई 2p पाई। और हमें पता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है 2p पाई की, क्योंकि साइज क्या होता है, सेम है। तो सबसे ज्यादा अगर इस तरह से बैक बॉन्डिंग होगी, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इधर देखो, इधर भी क्या है, लोन पेयर है इसके पास वैकेंट p है, बट ये देगा कहां से, इसके पास 3p है। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर है वो 3p में है, तो 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग होगी, यानी बैक बॉन्डिंग यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है। बट जो 2p पाई ओवरलैपिंग होती है वो 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होती है। ये वाली स्ट्रॉन्ग है और ये वीक बैक बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां सबसे कम होगी, इसके कंपेयर में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। और यहां तो कोई बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पा रही, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां पर मैक्सिमम होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मैक्सिमम है वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा और इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, बैक बॉन्डिंग के बेस पर। नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं अभी। 2 मेन स्ट्रक्चर है जो हमारी, एक होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या कहते हैं इसको, बोराजीन। क्या होता है फॉर्मूला, B3N3H6। स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करोगे अभी, बोरॉन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन नाइट्रोजन। ठीक है, हर एक के पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल तो इसने यूज कर लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। sp2 देखा तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, अगर sp3 होता है तो p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता, और p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो सेकंड पीरियड है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और थर्ड पीरियड है तो उसमें मतलब 3d वैकेंट होगा, तो वहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां भी क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी आपकी, प्लेनर हो गई है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, और देखो एरोमेटिक भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लेनर भी है, एरोमेटिक भी है। तो इसको हम किसके बेस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग के बेस पर। ठीक है, अब जो देता है उस पर क्या आ जाता है, प्लस साइन आ जाता है, और जो लेता है उस पर क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। एक और करते हैं एग्जांपल, एक होता है बोरोजिन। क्या होगा, बोरोजिन। तो बोरोजिन की स्ट्रक्चर कैसे होगी भी, बोरोन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरोन ऑक्सीजन सॉरी बोरोन, और यहां ऑक्सीजन आ जाएगा, और हर एक बोरोन पे O- 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 लगा हुआ है। ठीक है, सेम ही है।
यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी और बैक बॉन्डिंग होगी, यानी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी एक तरह से ना। तो ये भी क्या हो गया आपका, प्लेनर है और एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो ये कुछ बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशन थी मेरी तरफ से। बैक बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।